जब वो कॉलेज गया, तब उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। इस बार मुझे कोई कोताही नहीं करनी थी। मेरे पास जो समझ ही नहीं आ रहा था कि रिवीजन करना कैसे है। कोटा की एक सबसे बड़ी डीमेरिट चीज़ है, उनसे ड्रॉपर बैच में तो सिलेबस ही खत्म नहीं होता। सो हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम और मैंने नीट 2024 में 710 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है विद एन AIR ऑफ 507। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाला हूँ कि कुछ कैसे मैंने 4 साल लगाकर कैसे मैं 396 से 710 की जर्नी तय किया और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मेरी जर्नी में, वो मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी देखना और बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 का रिजल्ट आने के बाद मुझे डिसाइड करना था कि मुझे अब आगे क्या करना है। शुरू से ही मेरा मैथ और फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मेरा थॉट ये था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। बट उस टाइम ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि जिसे देखो वही इंजीनियरिंग कर रहा था। इसलिए मेरे फैमिली वालों ने और मैंने बहुत सारे टीचर से सलाह ली और सब ने मुझे ये कहा कि तुम्हें मेडिकल में जाना चाहिए या फिर और कुछ जाना चाहिए। तो नॉर्मली मिडिल क्लास बच्चों के लिए दो ही ऑप्शंस होते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल। तो सब ने रिकमेंड किया तो हमने भी कहा कि चलो डॉक्टर ही बनते हैं। तो उस टाइम तो डॉक्टर बनना बहुत पैशनेटिंग लग रहा था, क्योंकि सिर्फ उसमें पैसे और उसकी इज्जत दिख रही थी। उसमें जो एफर्ट्स लगते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो 10th के बाद जैसे कि सब करते हैं, मैं भी चला गया कोटा और शुरू कर दी अपनी तैयारी। 11th में कोटा जाकर मैंने पहली बार लाइफ में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखे और मैंने सोचा कि इनके क्लासेस में कैसे पढ़ाई होती थी, प्रोजेक्टर्स पे और इस पे और उस पे। लेकिन कोई खास नहीं था, स्केच और मार्कर से ही इन्हें ये पढ़ाते थे। तो मैंने जब फर्स्ट क्लास एंटर किया तो मुझे अभी भी याद है कि सर ने खड़े होकर सबसे 20 तक का टेबल पूछा था कि कौन सबसे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता है। तो क्लास में सिर्फ 3 ही ऐसे बच्चे थे जो कि कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए थे, उसमें से भी सिर्फ मैंने ही बताया था इसका आंसर। तो मेरा फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा था क्लास 11th में, वहाँ एलन कोटा में। उसके बाद जब बायो का पहला क्लास हुआ, उसमें मैंने टिश्यू चैप्टर शुरू किया और मुझे टिश्यू चैप्टर बिल्कुल समझ ही नहीं आया। अब मुझे नहीं पता कि यार तो वो टीचर अच्छे नहीं थे या फिर मेरा कॉन्सेप्ट वीक था, बट मुझे कुछ याद ही नहीं होता था। मैं बहुत सेक्रीफाइस करता था बायो में। जब सेकेंड डे आकर सर रिवीजन कराते थे सारी चीज़ों को, तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। शुरू के 2-3 महीने तो मेरा ऐसा गुजरा क्लास 11th में कि मैं हर दिन रोता था कि मैंने बायो लिया ही क्यों है, जब मैं इसे कर ही नहीं पा रहा हूँ। बट करना था तो करना था, जब चूज कर लिया अब तो सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हो सकता था। लगभग पूरा क्लास 11th मेरा ऐसा ही गुजरा। मेरे मार्क्स 600 तक पहुंचते थे, लेकिन मेरा बायो में हमेशा लीस्ट नंबर रहता था, कभी भी 300 नहीं पहुंचता था। बेसिकली मेरा मैथ और फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था क्लास 10th में, और इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा। बट मैंने बायो ले ली और मैं डॉक्टर बनने को निकल गया। इसी तरह दोस्तों पूरा क्लास 11th ख़त्म हो गया और मेरा मार्क्स वही लगभग 580, 590 और 600 के आसपास अटकता रहता था। मैं ये सोचता था कि मैं क्लास 12th में बहुत अच्छा करूँगा और सब कुछ मैनेज करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लूँगा। बट जब क्लास 11th और 12th के बीच में जो गैप हुआ, जब मैं उसमें घर आया तो यहाँ कोविड आ गया और सभी जगह लॉकडाउन लग गया। अब इसके चलते मैं दोबारा कोटा जा नहीं पाया, बट मैंने वहाँ की फ़ीस पहले से ही पे कर दी थी। इसके चलते मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया कि पढ़ाई तो करना ही है, बट वो हो नहीं पा रहा था। क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर के बड़े बेटे का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसे दुकान जाना होता है, उसे घर के सारे काम करने होते हैं। अगर आप घर में रहते हो तो आप नहीं पढ़ सकते हो। फिर भी मैंने सारे क्लासेस किए, क्लास 12th के सारे क्लासेस किए, क्योंकि इतना पैसा जो लग गया था। और मैं टेस्ट देने की कोशिश तो करता था, लेकिन मैं दे नहीं पाता था क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पाता था। मैं आधा टेस्ट देता और वहीं पे छोड़ देता। एक्चुअली मैं सीरियसनेस था ही नहीं मुझ में। मैं सिलेबस ख़त्म किया, लगभग सितंबर तक मैंने अच्छे से क्लास की 2020 में, और फिर मैं मोबाइल में लग गया। मेरा सिलेक्शन क्लास 12th में रोकने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे फ़ोन का और गेम का, जो कि फ्री फायर है। क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ इतना ज़्यादा गेम खेलता था कि इसके चलते मुझे घर पे बहुत ज़्यादा डांट पड़ता था। धीरे धीरे 2020 भी ख़त्म हो गया और दिसंबर के बाद जनवरी शुरू हो गया और अब बोर्ड्स का टेंशन आ गया। अब क्योंकि मैंने बोर्ड्स के लिए तो कुछ पढ़ाई की ही नहीं थी, तो मेरा तो हालत बहुत ही ख़राब था। कोविड के कारण क्लास 12th का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया और बहुत अच्छा लगा मुझे इस बात से। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं नीट की भी तैयारी कर रहा था। अब बात ये था कि मुझे टोटल लगभग 2.5 साल का टाइम मिला था, फिर भी मैंने नीट में अच्छा से प्रिपरेशन नहीं करी थी। और इस चीज़ का खामियाजा मुझे 12 सितंबर 2021 को भुगतना पड़ा। लाइफ में पहली बार मैंने कोई एग्ज़ाम में फ़ेल किया था। मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि एक अपर एवरेज बच्चा जो कि क्लास में टॉप किया करता था,
उसने किसी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया। और मुझे तब समझ में आया कि डॉक्टर की अहमियत क्या होती है। एक्चुअली कोविड टाइम में मैंने जब न्यूज़ पे देखा था और मैं बाकी चीज़ें देखता था, तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टर बनना कितना वैल्यूएबल होता है और कितना रिस्पॉन्सिबल काम होता है। तब मुझे समझ में आया कि इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। जब मेरा फर्स्ट टाइम नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं काफ़ी डिप्रेस था, लेकिन मुझे एक्चुअली ये भी रियलाइज़ नहीं था कि मैंने कुछ गलत भी किया है, क्योंकि मुझे बहाना मिल गया था कि लॉकडाउन हो गया और मैं पढ़ नहीं पाया। जबकि उसी साल फर्स्ट टाइम 720 में 720 किसी ने स्कोर किया था। क्योंकि पढ़ाई तो अच्छे से हुई नहीं थी, तो मैंने फर्स्ट ड्रॉप लेने का प्लान बनाया और इसके लिए मैं कोटा चला गया। और यहीं पे मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैंने कहीं का कोई भी क्लास नहीं लिया, सिर्फ ऑनलाइन पीडब्ल्यू का क्लास ले लिया, जो कि मैं सीरियसली कर ही नहीं पाता था। एक्चुअली मैं हमेशा ही ओवर कॉन्फिडेंस में रहता था कि मैं सब कुछ खुद से ही कर लूँगा और मुझे सब कुछ आता है। बट एक्चुअली अगर आपका नंबर 500 भी नहीं पहुंच रहा है ना एग्ज़ाम में, तो आपको कुछ भी नहीं आता, बहुत कम आता है। कॉन्सेप्ट्स भी आपके सारे वीक होते हैं। मेरी दिक्कत ये थी कि मैं पढ़ाई तो करता था, पर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था। मैं पार्शियल सा पढ़ाई करता था। और यही चीज़ एस्पिरेंट्स को फंसा कर रखती है इस टाइम लूप में, कि वो पढ़ाई तो अच्छे से करते हैं, लेकिन वो अच्छे से फुल टाइम पढ़ाई नहीं करते। खास करके लड़कों में उन्हें सब कुछ करना होता है, उन्हें गेम खेलना होता है, उन्हें दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, उन्हें घूमना होता है, उन्हें सब कुछ करना होता है और पढ़ना भी होता है। यही सबसे बड़ी गलती है एस्पिरेंट्स की, जो वो मैक्सिमम टाइम करते हैं। मैंने सारे क्लास अच्छे से करे थे पीडब्ल्यू के, यकीन 2 बैच का, जो कि 2021 वाला था। वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैच है पीडब्ल्यू में। उसके बाद मैंने साथ में अन अकेडमी के भी यूट्यूब के सारे लेक्चर्स करे थे, जिसमें वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कराते थे और भी बहुत कुछ कराते थे। मतलब मैं ऑनलाइन मीडियम पे अच्छे से डिपेंड था। उसके बाद लेकिन मैंने साल भर में एक भी ढंग का टेस्ट नहीं दिया था और मुझे लगता था कि मुझे सब आता है। बट एक्चुअली सच ये है कि बिना टेस्ट के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। अब लास्ट के 3 महीने बचे थे और मैंने एलन का डीएलपी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था। अब मैं टेस्ट तो दे रहा था, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत मुश्किल से 520 पार कर पा रहे थे। मतलब मैं इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा था और वही मेरे पूरे जर्नी का सबसे डीमोटिवेटिंग पार्ट था। मैं रोज़ एग्ज़ाम देकर आता था, मार्क्स मिलाता था, घर पे बात करता था और फिर मुझे फ़ील होता था कि इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यही जो सोच है, यही चीज़ इतना डीमोटिवेट करती है बच्चों को कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे करना क्या है। और इसी चीज़ से बचने के लिए आपको साल भर अच्छे से पढ़ाई करना ज़रूरी है, ताकि आप लास्ट में इस लेवल पे ना फंसें। टेस्ट धीरे धीरे होते जा रहे थे और 7-8 टेस्ट लास्ट के बचे हुए थे और मेरा मार्क्स 480-500 पे अटक जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और जिससे मेरा मार्क्स इंक्रीज़ हो, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा था। लास्ट में चैप्टर्स को रिवाइज़ कर रहा था, मैंने 10-10 घंटे, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई कर रहा था, फिर भी मेरा मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा था। एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट तब भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था। और यही चीज़ आपको तब भी नहीं समझ में आएगा कि आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब उसके क्वेश्चंस आपसे फ्लुएंटली बनने लगेंगे। तभी आप कंफर्म हो सकते हो कि हाँ, मुझे ये चैप्टर अच्छे से आता है। मैं रोज़ एलन का टेस्ट देकर आता था और घर पे जब मम्मी से बात करता था, तो मैं तो रोने लग जाता था कि यार अब क्या होगा आगे, अब कैसे करेंगे। बट मेरे मम्मी पापा इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे कि वो बोलते थे करो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, मार्क्स आना ना आना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें बस मेहनत करना है, लेकिन वो तुम अच्छे से करो। और इसी चीज़ का रिग्रेट मुझे था कि मैंने साल भर अपना 100% नहीं दिया था, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होता था। अगर मैंने अच्छे से मेहनत करी होती तो मुझे इतना डीमोटिवेटेड फील नहीं होता। फाइनली नीट का एग्ज़ाम आया, फॉर्म फिल हुआ और मेरा सेंटर पड़ा जयपुर। कोटा में मैक्सिमम बच्चों का, जो भी लड़के होते हैं, वो अगर सेंटर भरते हैं कोटा, तो उन्हें जयपुर भेज दिया जाता है। तो उसकी स्टोरी तो अलग ही है। मतलब यहाँ से मेरे मम्मी पापा आए थे मुझे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए कोटा, और जब हम लोग वहाँ से जयपुर जा रहे थे तो ट्रेन पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस खड़े होकर जाना पड़ा था, वो भी 7-8 घंटे। इतना ज़्यादा थकान हो गया था कि वहाँ जाकर मैं बस होटल खोजा और बस सो ही गया। कोई रिवीजन कुछ नहीं हो पाया। इतना बुरा हाल था कि कल होके जब मैं एग्ज़ाम देने गया, मुझे कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था। कैसे हैंडल होगा प्रेशर एग्ज़ाम का, कैसे नहीं होगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा सेकंड अटेम्प्ट में जो मार्क्स आया वो था 489। यहाँ पे आके मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं भी इस ड्रॉपर के लूप में फंस चुका हूँ। अब मुझे इससे निकलना है तो मुझे अच्छे से मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैंने
घर आकर बहुत सोचा कि करना क्या है आगे। और सब ने रिकमेंड किया कि तुमने क्लास नहीं लिया था ना पिछले साल, तो इस बार तुम ऑफलाइन क्लास फिर से ज्वाइन करो और फिर से ट्राई करो। ड्रॉप लेने में मेरे मम्मी पापा का इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ कितने अच्छे हैं मेरे पेरेंट्स। उसके बाद मैं दोबारा क्लास लिया और मैंने वापस से ही कोटा गया। मुझे वहाँ जाने का लत लग गया था एक तरह से। मुझे लगता था सिलेक्शन होगा तो वहीं से होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोटा की एक सबसे बड़ी डीमेरिट चीज़ है क्लास लेने की कि वो लोग 6 घंटा दिन के क्लास में ही निकाल देते हैं। फिर आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बचता, जिसके चलते आपका जो एनसीईआरटी है वो वीक वीक रह जाता है। बट फिर भी मैं दोबारा ड्रॉप लिया, मैंने कोटा गया और मैंने इस साल एकदम अच्छे से मेहनत करी। मैंने सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए अपने, और मेरा इस बार टॉप मार्क्स रहता था वहाँ। मतलब मैं वहाँ एलन में सिल्वर मेडल मिलता है जो टॉप करते हैं, तो मुझे 2-3 सिल्वर मेडल भी मिला था और स्कॉलरशिप भी मिला था। और इस तरह से मैं एकदम टॉप पे था, अपने अपने क्लास के टॉप रैंकर में मैं आता था। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। जब लास्ट के 2-3 महीने वापस से बचे और जब मेजर टेस्ट शुरू हुआ, तब क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं करी थी और पार्ट सिलेबस में मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आता था, बट फुल सिलेबस में मेरा मार्क्स एकदम से गिर गया। और मेरा नहीं, मेरे दोस्तों का भी गिरा। बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि रिवीजन करना कैसे है, क्योंकि मुझे रिवीजन करने ही नहीं आता था। और मैं फिर से फंस चुका था इस चीज़ में कि नीट में सिलेक्शन कैसे होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन इतना कम हो गया था कि जो मेरे पार्ट सिलेबस में मार्क्स आ रहे थे 690, 680, 670, वो नीचे आकर मेरा एक्सपेक्टेशन 620 का हो गया था। और मैंने इसी डर से नीट में एग्ज़ाम दिया। और मेरा इतना बुरा किस्मत है कि मैं 16 क्वेश्चन छोड़ आया, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि मैं निगेटिव कर दूंगा। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है ना, तो नीट में एक भी क्वेश्चन मत छोड़ा करो, सब सॉल्व करके आया करो। लेकिन अगर आपकी तैयारी पार्शियल है, तब आपको क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। और यही गलती मैंने करी और मेरा मार्क्स जो है थर्ड अटेम्प्ट में 582 पे जाके अटक गया। अगर मैंने वो 16 क्वेश्चन में से 16 के 16 क्वेश्चन कर दिए होते और 6 क्वेश्चन भी नेगेटिव होता, तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाता। बट इतना समझाने वाला कोई था ही नहीं कि करना क्या है एग्ज़ाम में। अब इतना सब कुछ होने के बाद मुझे अब सच में लग रहा था कि मुझे ये फील्ड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा इतना टाइम देने के बाद भी जब आपको वो टॉप मेडिकल कॉलेज का सीट नहीं मिलता है, तो आपके आसपास के सारे लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मतलब मेरे दोस्त बोलते थे तो क्या फिर से ड्रॉप लेगा, फिर से कोटा जाएगा क्या। मतलब ऐसे मुझे बहुत सारे ताने सुनने को मिलते थे, बहुत बुरा लगता था और समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। तो मैंने फाइनली सोचा कि अब छोड़ो ये सारी चीज़ें, अब बीएएमएस या कुछ लेते हैं और निकलते हैं इस फील्ड से। कुछ आगे पढ़ना है, नीट के चक्कर में नहीं पढ़ना है अब। लेकिन 2023 में क्या हुआ कि रैंक एकाएक 20,000 रैंक से इन्फ्लेट कर गया और मुझे बीएएमएस का भी टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैं और ज़्यादा परेशान हो गया कि अब क्या करना है। मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। फिर एक हफ्ते तक मैंने सोचा और सब लोग बहुत घर में परेशान रहे थे। मुझे याद है जब मैंने वो नंबर जोड़ा था 582 मेरा मार्क्स आया था। उस टाइम मेरे घर में 2-3 दिन, मतलब 2-3 दिन क्या, 1-2 हफ्तों तक किसी ने हंसा ही नहीं था। सब लोग के चेहरे पर सिंपल दिखता था कि वो हर समय रोते ही रहते हैं। मुझे सबसे ख़राब ये लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा उदास थे। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत बुरा फील कराने वाला था कि मैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए नहीं कुछ कर पाया। अगर मैं अच्छे से और एफर्ट्स लगाता तो मैं शायद इससे बाहर निकल सकता था। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे मेरे घर में पढ़ाई को लेकर माहौल चेंज हुआ है टाइम के साथ। जब मैं क्लास 9-10 में था, मतलब 7-8 में था, तब मेरे पापा इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें आगे कुछ करना है। बट जैसे जैसे मैं मार्क्स बढ़ाते जा रहा था ना नीट में, हर साल 100 से 120 नंबर बढ़ रहे थे मेरे, तो मेरे पापा को कहीं ना कहीं उम्मीद था कि मेरा बेटा डॉक्टर बन सकता है। और यहीं पे उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम एक साल और करो, ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारा तो किस्मत ही ख़राब था। पहले साल तुम्हारे में कोविड आ गया, दूसरे साल तुमने क्लास ही नहीं लिया, खुद ही ज़्यादा उड़ रहे थे तुम। तो इस साल तुम फिर से ट्राई करो और तुमको जो अच्छा लगता है करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो जब मेरे पापा ने इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना मोटिवेट किया, तो मेरा अंदर से मोराल हाई हो गया और फिर से वापस से वो सिलेबस को रिपीट करने का हिम्मत आ गया मेरे में। बट अब प्रॉब्लम ये था कि कहाँ से तैयारी करना है,
क्योंकि मैंने कोटा तो एक्सप्लोर करके रख दिया था। मुझे समझ आ गया था कि कोटा में बच्चों के साथ किया क्या जाता है। उनसे ड्रॉपर बैच में तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता। लास्ट के 1 महीने पहले वो लोग सिलेबस ख़त्म करते हैं, जिसके कारण रिवीजन हो ही नहीं पाता। और ये फैक्ट है कोटा के कोचिंग्स का। खास करके एलन का, जहाँ मैंने पढ़ाई करी है, वो 6-6 घंटा सिर्फ क्लास में निकाल देते हैं, बच्चे सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाते। तो फिर मैंने पटना में एक जगह सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे इस बार पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद से कर सकता हूँ। और मुझे जहाँ भी डाउट आएगा मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देखूंगा और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। क्योंकि पास्ट ईयर गलती मैंने देख ली थी कि मेरे साथ क्या गलती हुई है। तो मैंने पटना में गोल इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लिया और मैं वहीं रहने लगा और मैंने तैयारी शुरू करी। अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने 580 से 710 की जर्नी कवर करी है, और ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो जुलाई में मैंने पढ़ाई शुरू करी, तैयारी शुरू करी, और हर 14 दिन पे टेस्ट होते थे। मैं रेगुलरली टेस्ट देता जाता था और जो भी उसका चैप्टर रहता था मैं उसे कंप्लीट करता जाता था। इस बार मुझे कोई कोताही नहीं करनी थी। मेरे पास जो मॉड्यूल था, जो भी कोचिंग का मॉड्यूल था, वो मैं टोटल कंप्लीट कर देता था। मतलब उसका एक भी पॉइंट छूटना ही नहीं चाहिए। मैं पूरे फोकस के साथ पढ़ता था और मैंने ऑफलाइन रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया इस साल। फिर लास्ट में मैंने रिवीजन के लिए ऑनलाइन का यूज़ किया था, बट मैंने पूरे साल ऑफलाइन पे स्टिक किया था। उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गया था कि भाई क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आएगा, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी माथा खराब कर लो, क्वेश्चन तो है वो एनसीईआरटी के लाइन से ही आएगा, चाहे वो बायोलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो। मैंने सारे मॉड्यूल हटा दिए, फिजिक्स को छोड़कर सारे मॉड्यूल हटा दिए, और मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, क्योंकि मुझे कुछ छोड़ना ही नहीं था। मैंने हर चैप्टर को केमिस्ट्री में 4 से 5 बार पढ़ा, और जैसे जैसे पार्ट सिलेबस आता जाता था मैं उसे कंप्लीट करता जाता था। जब मैंने अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ा तो मुझे पता चला कि कितने सारे नए नए पॉइंट्स हैं जो कि क्लास में बताया ही नहीं जाता, और वो एनसीईआरटी में इतने अच्छे से दिए हुए रहते हैं कि अगर कोई बच्चा ना पढ़े तो उसका क्वेश्चन गलत होना तय है। फिर धीरे धीरे जब मैंने 4-5 बार पढ़े तो मैंने सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स को साइड में लिखा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उसे मैंने काट दिया, और इस तरह मैं धीरे धीरे तैयारी करता गया। बायोलॉजी में भी सेम, मेरा पिछले बार सिलेक्शन बायोलॉजी के चलते ही रुका था, क्योंकि बायोलॉजी में मेरे 300 नंबर आए थे नीट में, और किसी नीट एस्पिरेंट के लिए 300 नंबर कितना खराब होता है बायो में, ये आप भी समझ सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आता था कि बायो पढ़ना कैसे है, मेरा तो वीक पार्ट ही बायो था। तो मुझे फिर समझ में आया जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी जिनके बायो में 350 340 आते थे। मैं उन्हें देखता रहता था, वो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े या ना पढ़े, बट बायो को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते थे और कुछ नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वो करते थे। बस यहीं से मैंने सोच लिया कि मुझे बस पढ़ते रहना है जब तक मुझे याद ना हो जाए। फिर हर टेस्ट से पहले मैं हर बायो के चैप्टर को 15-10 बार 5 बार हर बार पढ़ता था, जब तक मुझे वो चैप्टर का एक एक पॉइंट याद ना हो जाए। मैं छोड़ता ही नहीं था, चाहे मुझे दिन के 10 घंटे लगे, 11 घंटे लगे, चाहे जितना भी टाइम लगे। फिर ऐसे करते करते 2-3 महीना गुजरा, और फिर मेरे लाइफ में एक और बुरी चीज़ हुई। तो मेरा एक स्कूल में दोस्त था जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करता था। तो ऐसा हुआ कि वो भी नीट का तैयारी कर रहा था, और उसने इस साल ड्रॉप नहीं लिया था। उसने एक प्राइवेट कॉलेज ले लिया था बीएससी करने के लिए। और जब वो कॉलेज गया तब उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो कि मेरे साथ 7-8 साल से साथ है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो मुझसे बात करना छोड़ दिया। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था, क्योंकि एक वही दोस्त था मेरे पास जो कि मेरे इतना क्लोज था और मैं उससे सारी बातें शेयर कर सकता था। तो मुझे समझ में आया, फिर मुझे कंक्लूज़न पता चला कि अगर आप अपना काम टाइम पे नहीं करोगे और ऐसे ही बार बार ड्रॉप लगते रहते हैं और बाकी सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो धीरे धीरे आसपास के लोग आपको इम्पोर्टेंस करना बंद कर देते हैं। मेरे केस में तो सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मेरे फैमिली मेम्बर्स ही ऐसे थे जो मुझे रेगुलरली सपोर्ट कर रहे थे। बाकी तो मेरे सारे दोस्त छूटते ही जा रहे थे, और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी अब मुझसे बात करना छोड़ चुका था। फिर मुझे बस यही रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में अगर आपको नए नए दोस्त बनाने हैं तो आपको बस अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ही आता है और एक दूसरे के साथ ग्रो करता है। अगर आप एक ही चीज़ में फंसे रहोगे तो आपके पुराने दोस्त तो चले जाएंगे और नए भी कोई नहीं बनेंगे। बट अगर आप अपना काम अच्छे से करते हो तो आपको नए फ्रेंड्स भी मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, और पुराने तो जाएं या ना जाए ये तो उनका मर्जी है। तो वैसे तो ये बहुत छोटी बात है क्योंकि दोस्त बदलते रहते हैं, बट मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था।
और मेरी उससे बातचीत होना बंद हो गई। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ना ही है, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा हाथ से। घर पे भी इज्जत चला जाएगा, दोस्तों के सामने तो जा ही चुका है, क्योंकि सारे कॉलेज में जा चुके थे, बस मैं ही अटका हुआ था। ये सब होने के बाद मेरे में एक अलग लेवल का मोटिवेशन आ गया। अब मुझे सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना था, मुझे टॉप रैंकर बनना था, और मैंने ये चीज़ सोच लिया था। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो ना, तो उस चीज़ के हिसाब से मेहनत भी आपको करनी पड़ती है। तो मैंने सोच लिया था कि अब तो मुझे कुछ भी टॉपिक, सब टॉपिक, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कुछ छोड़ना ही नहीं है। मैं हर चीज़ करता था हर चैप्टर में, कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो मेरे से बनना चाहिए बस। फिर धीरे धीरे जब कंप्लीट हुआ सब कुछ, तो फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हुआ। तो फुल सिलेबस टेस्ट में जब मैंने शुरू किया टेस्ट देना, तो मेरे मार्क्स 600 के आसपास आ रहे थे। तो ये अच्छा तो मार्क्स नहीं था, क्योंकि मुझे इसे इंक्रीज करना था। फिर धीरे धीरे जब टेस्ट होते गए, तो मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज करना शुरू किया कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पिछले साल की तरह इस साल भी फंस जाता। मैंने जब क्वेश्चंस को एनालाइज किया, तो मुझे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिले कि जिसमें मैं बहुत ही वीक था। फिर मैंने उन टॉपिक्स को एनालाइज करा, और मैंने खास करके उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस किया। और जब मैंने ऐसा किया, तो मेरे मार्क्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। 600 से 650 कवर हुआ, 650 से 670 तक कवर हुआ। लेकिन फिर मार्क्स सैचुरेट करने लगा। फिर मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे करना क्या है, और मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, नहीं करूँ, कहाँ से नए नए क्वेश्चंस मैं लाऊं। फिर वही है कि मैं क्वेश्चंस को एनालाइज करना शुरू किया, पेपर को एनालाइज करना शुरू किया, और मुझे ये पता चला कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब है पेपर में। मुझसे क्वेश्चंस टाइम पे होते नहीं हैं, और उसके चलते मेरे सिली मिस्टेक्स होते हैं। फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके मेरा जो मार्क्स था वो 670 से 680-90 के आसपास में पहुंचने लगा। हर टेस्ट में 4-5 सिली मिस्टेक्स मेरे हो ही जाते थे, नहीं तो हर टेस्ट में मेरा मार्क्स 700 प्लस जाता। फिर धीरे धीरे करके और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते करते मैंने लगभग 50 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए। और इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं 700 प्लस स्कोर कर सकता हूँ नीट एग्ज़ाम में। तो मैंने जहाँ से टेस्ट सीरीज दिया था, वहाँ मेरा स्कोर अच्छा आने लगा, और लास्ट के 3 टेस्ट में मैंने वहाँ रैंक 1 लाया। और यही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता था। इसके अलावा मेरे पास और भी ज़्यादा मोटिवेशन की चीज़ें थी। मतलब मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो इतना अच्छा था कि सभी पढ़ने वाले थे, और आज सबका मार्क्स 690 प्लस ही है। दूसरा ये था कि मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे मम्मी पापा भी अपना काम कर रहे होंगे, मुझे भी वैसे ही करते रहना है, और अपना काम पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं था मेरे लाइफ में। मैंने फ़ोन भी लास्ट के 1-2 महीने छोड़ दिया था। जो भी मुझे प्रैक्टिस करना होता था वो मैं टैबलेट से करता था। तो सब कुछ कंप्लीट हुआ, और नीट का एग्ज़ाम पास आ गया। मैंने फॉर्म वॉर्म फिल की और सब कुछ किया। तो नीट एग्ज़ाम में मेरे पापा ने इतना सपोर्ट किया मुझे कि वो खुद आ गए मेरे पास, और सेंटर पे ले गए, और सारा एग्ज़ाम दिलवाया। और फिर एक प्रॉब्लम भी नहीं होने दिया मुझे एग्ज़ाम तक में। और उसके बाद जब मैं पेपर दे रहा था, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यार यही पेपर, इसी तरह का लेवल का पेपर, हालांकि इस साल पेपर इजी था, मुझे इतना इजी फील हो रहा था, इतना इजी फील हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने ढंग से पिछले साल तैयारी की होती तो मैं कितना अच्छा स्कोर कर सकता था पिछले साल में। तो यही था कि जब पेपर देकर निकले, और एक्सपेक्टेशन था कि 680 तो आ ही जाएंगे। फिर जब घर आए और पेपर को मिलाए, तो सभी को बताया कि 2 ही क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, एक फिजिक्स और एक बायो में। तो इतना अच्छा लगा, और लगा कि चलो 4 साल मेरे जो थे वो बर्बाद नहीं गए, और फाइनली मैंने इतना अच्छा स्कोर किया कि मैं टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज में इंडिया में जा सकता हूँ, क्योंकि इस साल का रैंक इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह यही था मेरा नीट का जर्नी पूरा। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस ड्रॉप के लूप से अगर आपको निकलना है, तो लग के मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और इसमें दोस्तों का सपोर्ट लीजिए, मम्मी पापा का सपोर्ट लीजिए, और जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, उनसे आप बात किया कीजिए, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और नया अप्रोच लेकर पढ़िए, और बस लगे रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।